हेलो एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल मनी केम क्लासेस में। और काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि सीबीएसई में प्रैक्टिकल्स का टाइम चल रहा है और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स को लेकर के बच्चों में डाउट्स रहते हैं कि उनको कॉपी जो बोर्ड की आती है वो किस तरीके से लिखनी है और कितनी चीज़ें उनको लिखनी होती हैं, क्या क्या लिखना होता है और वाइवा के अंदर उनसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में रहते हैं और इसीलिए मैं बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं केवल इन बातों को डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन आपको वाइवा के लिए तैयार कर लेने होते हैं और साथ ही साथ में आपसे एग्जामिनर्स क्या क्या पूछ सकते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी वहाँ पर वो उसका टोटल थियरी का जो रिटन मार्क्स है वो 22 मार्क्स का होता है। तो 22 मार्क्स का होने का मतलब है कि आपको उसमें 3 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट आपको लिखना होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो आता है। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक्सरसाइज आपका 8 मार्क्स का होगा। आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपके 12th में KMnO4 की ही आपको स्ट्रेंथ निकालनी होती है, मोलैलिटी और स्ट्रेंथ निकालनी होती है अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड और अगेंस्ट मोहर सॉल्ट की। ठीक है, तो आपको जो पहला चीज़ लिखना है प्रैक्टिकल में वो आपको लिखना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या आपको प्रोसीजर लिखना है या नहीं लिखना है। तो बिल्कुल आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है, आपको एम यानी कि ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहता है कि टू प्रिपेयर से स्टार्ट होता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी बच्चे को ही बनाना होता है, चाहे वो मोहर सॉल्ट का हो और चाहे वो ऑक्जेलिक एसिड का हो। तो टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ M/20 या M/40 मोहर सॉल्ट और ऑक्जेलिक एसिड, कोई भी चीज़ आपके सेट में आ सकती है। जो भी पेपर आपका बनकर आएगा उसमें कोई एक मेंशन होगा या दोनों मेंशन होंगे, आपको कोई एक करना होगा। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का प्रिपरेशन एंड यूजिंग इट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सोल्यूशन, यानी पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन जो कि अननोन है उसका आपको क्या बनाना होगा, उसका आपको मोलैलिटी और स्ट्रेंथ निकालना होगा। और वो मोलैलिटी और स्ट्रेंथ आपको उसी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या यूज़ होता है। कोनिकल फ्लास्क यूज़ होगा, मेजरिंग या सिलेंड्रिकल फ्लास्क यूज़ होगा, पिपेट यूज़ होगी, वेइंग मशीन यूज़ होगी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप दूसरे में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट आता है कि आपको थियरी जरूर लिखनी है। बिल्कुल आपको 100% थियरी लिखना होता है। थियरी अलग अलग अपने स्कूल में आपके जो टीचर हैं वो आपको लिखवाते हैं, बट मैं अगर आपको सलाह दूँ तो मैं 5 पॉइंट जरूर आपको लिखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि KMnO4 इस टाइटेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट क्या होता है। जब आप टाइटेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक लास्ट ड्रॉप गिरता है और वहीं पर आपका जो पिंक कलर है हल्का सा वो स्टेबलाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। तो आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे एसिड बेस्ड टाइटेशन में हमें बाहर से मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन टाइप का कोई ना कोई इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है। तो इस वाला जो आपका टाइटेशन है 12th का, क्लास 12th का जो टाइटेशन है उसके अंदर आपका KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है। किस तरीके का टाइटेशन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन टाइप का टाइटेशन है। तो और इसके साथ साथ आपको केमिकल रिएक्शन, अगर आप मोहर सॉल्ट की कर रहे हैं तो Fe2+ से Fe3+ जाने का, या ऑक्जेलिक एसिड की अगर कर रहे हैं तो आप C2O4 से CO2 में जाने का। तो इन दोनों का आपको केमिकल रिएक्शन, ये 5 पॉइंट मैंने बताया, 5 पॉइंट आपको थियरी में जरूर मेंशन करने होते हैं। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल पर आएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको पता है किस तरीके से बनती है, जिसमें आपका जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का आप 10 ml पर कर रहे हैं, 25 ml पर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपने एंड पॉइंट निकाला उससे आपको पता चला कि KMnO4 का कितना वॉल्यूम आपका यूज हुआ। देन आप एन फैक्टर के साथ N1V1M1 = N2V2M2 से पहले मोलैलिटी निकाल देंगे और मोलैलिटी के साथ में आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकाल देंगे। तो मोलर मास से अगर आप मोलैलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है। अब यहाँ पर वाइवा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वाइवा से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसा कोई भी सोल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ या मोलैलिटी आपको पता है। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आपको पता हो सकता है, खासतौर से जब आप 12th में है तो नॉर्मलिटी ऑफ कोर्स से हट गई है। तो इसका मतलब है कि आपको मोलैलिटी यानी कि ग्राम पर लीटर में आपको मोलैलिटी अगर पता है तो उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहेंगे। जो भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका मोलैलिटी आपको नोन होता है। एंड पॉइंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पर आकर के टाइटेशन में हमारा जो पिंक कलर है वो स्टेबलाइज होता है, उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते कैसे। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं W = M × W × V/1000, जहाँ पे M है आपका वो मोलैलिटी जिसका आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, W है आपका मोलर मास। आपको पता होना चाहिए, ये भी वाइवा का पेट क्वेश्चन है कि मोलर मास क्या है। तो मोलर मास ऑक्जेलिक एसिड का होगा आपका 126, आपका मोहर सॉल्ट का होगा 392 और आपका KMnO4 का होगा 158। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इसके बाद आप कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन पार्ट के अंदर आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाने की कैलकुलेशन और साथ ही साथ आप मोलैलिटी डिटरमाइन करने की और स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने की दोनों ही कैलकुलेशन आप करेंगे, यानी स्मॉल w इज इक्वल टू m इंटू डब्ल्यू वी अपॉन 1000। साथ ही साथ n1 v1 m1 इज इक्वल टू n2 v2 m2 के साथ आप दोनों कैलकुलेशन शो करेंगे कि आपने कितना अमाउंट मिलाया था स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाने के लिए, और साथ ही साथ आपने हाँ जी। तो वापस कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको दोनों ही कैलकुलेशन लिखनी है, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने का प्रिपरेशन भी आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको मोलैलिटी डिटरमाइन करने का और साथ ही साथ स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने का, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है। साथ यहाँ पर मैं सलाह जरूर देता हूँ कि आपकी जो बोर्ड की कॉपी आती है उसके अंदर आपको लेफ्ट पेज ब्लैंक पेज नहीं मिलता, फिर भी आप डायग्राम जरूर मेंशन करें। लगना चाहिए कि आपका एक्सरसाइज 8 मार्क्स का है। ठीक है। तो आप कहीं पर कोनिकल फ्लास्क के साथ में पिपेट का डायग्राम यूज कर सकते हैं, कहीं पर आप ब्यूरेट स्टैंड और उसके साथ में आप कोनिकल फ्लास्क को दिखा सकते हैं। पेंसिल से अपने डायग्राम बनाइए, जगह छोड़कर बनाइए और बेहतर कॉपी तैयार करिए, जिससे जो भी आपके एग्जामिनर एक्सटर्नल है और जो इंटरनल है वो आपको उस कॉपी में 8 में 7 नंबर या 8 में 8 नंबर दे सके। दूसरी चीज आपकी आती है सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपको एक कैटायन और एक एनायन, यानी एक बेसिक रेडिकल और एक एसिटिक रेडिकल आपको गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट में डिटेक्ट करना होता है। यानी आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि इसके अंदर कैटायन कौन है और एनायन कौन है, यानी कि बेसिक रेडिकल क्या है और एसिटिक रेडिकल क्या है। तो यहाँ पर जो आप कॉपी लिखेंगे बोर्ड की, उसमें आपको 2 टेबल्स बनानी है, 1 फॉर बेसिक रेडिकल 1 फॉर एसिटिक रेडिकल। मैं सलाह बिल्कुल यही दूंगा आपको कि आप दोनों में एटलीस्ट 3-3 टेस्ट लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं, लेड का टेस्ट आप कर रहे हैं, तो लेड के टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, यानी आपने सॉल्ट लिया, आपने उसको वाटर में डिजोल्व किया, वो डिजोल्व हुआ और उसके डिजोल्व होने के बाद में आपने सबसे पहले उसमें NaOH डालकर हीट किया और आपको अमोनिकल स्मेल नहीं आई, दैट मीन्स आपका 0 ग्रुप एब्सेंट है। तो जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करेंगे और अगर आपको पता भी चल गया है पहले सॉल्ट को देखकर कि ये अमोनियम का सॉल्ट नहीं है, आप डायरेक्टली आप कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट, आप पता कर पा रहे हैं कि इसमें लेड है या मरकरी है या फिर सिल्वर है, तब भी आपको कॉपी का राइटिंग वहीं से स्टार्ट करना है कि 0 ग्रुप एब्सेंट था। ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट लिखना है कि मैंने इसमें डाइल्यूट HCl डाला और डाइल्यूट HCl से मुझे व्हाइट PPT मिली। तो व्हाइट PPT मिलने का मतलब यह था कि इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट ग्रुप का मतलब या तो ये लेड है या फिर ये मरकरी है या फिर ये सिल्वर है। उसके बाद आपको एटलीस्ट अगर आपका सॉल्ट लेड का है, लेड एसीटेट है या फिर आपका लेड का नाइट्रेट है, तो आपको लेड के 2 टेस्ट लिखने होंगे, एटलीस्ट 2। आप पोटेशियम क्रोमेट टेस्ट लिखिए, साथ में KI लिखिए, तब आपको पूरे नंबर वहां पर अलॉट किए जाते हैं, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके होते हैं। तो इसके बिल्कुल सेम पैटर्न आप किसके लिए यूज करेंगे, आप एनायन के लिए यूज करेंगे कि आपका कंसंट्रेटेड एसिड के साथ में गैस इवॉल्व कर रहा था या डाइल्यूट के साथ कर रहा था, और साथ ही साथ उसका कन्फर्मेटरी। ठीक है। तो 2 कन्फर्मेटरी आपको लिखने होते हैं और आपको 2 टेबल्स प्रिपेयर करनी होती हैं। देन रिजल्ट में आप लिखते हैं कि मेरा एसिडिक रेडिकल ये था, बेसिक रेडिकल ये था और मेरा गिवन सॉल्ट ये था। तो यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर हैं तो आपका जो भी टेस्ट आता है, आपको बेसिक सारे टेस्ट पता होने चाहिए कि मेरा कौन सा आयन किस ग्रुप में है। साथ ही साथ जिस भी आयन की आप टेस्ट लिख रहे हैं, आपको 100% श्योर रहना है कि उसकी रिलेटेड केमिकल रिएक्शन आपकी कॉपी में होनी ही चाहिए। अब कॉपी में बनाएंगे कहाँ, आप कहीं पर नीचे लिख सकते हैं, आप दूसरी टेबल के बीच में लिख सकते हैं रिलेटेड रिएक्शन, किस टेस्ट के लिए क्या रिएक्शन आपने लिखी है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेड का एग्जांपल लेकर बता रहा था, तो अगर आप लेड का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, आप ये लिख सकते हैं कि Pb++ को मैंने KI के साथ ट्रीट किया तो मेरा PbI2 बना, उसके नीचे येलो PPT लिखा आपने। तो ये रिएक्शन आपकी जरूर मेंशन होनी चाहिए कॉपी के अंदर, अगर आपको अपनी एक्सरसाइज 8 मार्क्स की दिखानी है। तीसरी चीज आपकी आती है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन CBSE में 2 तरीके के हैं। पहला है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा। आपके कोर्स में 6 हैं, तो 6 कौन कौन से हैं, आपका कार्बोक्सिलिक है, आपका एल्कोहल है, एल्कोहल के साथ में आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, फिनॉल है और आपका एनिलीन है। तो मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि एनिलीन और फिनॉल को नहीं लगाया जाता जब भी आपका पेपर सेट किया जाता है, क्योंकि बाकी के जो 4 मैंने बताया वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनको देखकर आपका एनिलीन जो है वो कलर्ड आ जाता है थोड़ा सा। फिनॉल का भी जो फिजिकलिस्ट है 64 डिग्री के आसपास का उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है, तो वहाँ पर भी फिनॉल को भी उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता। तो आपको मेनली 4 दिखाए जाते हैं।
या फिर आपको अगर कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन में दूसरा पार्ट लगा मिलेगा तो होगा प्रिपरेशन ऑफ आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर आपकी प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर बीटा नेफ्थॉल एंड मोहर सॉल्ट, इन्हीं के हो सकता है। मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने को दिया गया, तो जब आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने पर आते हैं तब वहां पर आपकी एक ही टेबल बनेगी। आप स्टार्ट कहां से करेंगे, आप लिटमस से स्टार्ट करेंगे और लिटमस से स्टार्ट करके आप सबसे पहले दिखाएंगे कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल है। अब उसके बाद में आपको वहां पर भी एटलीस्ट 2 कन्फर्मेटरी देने हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, एल्डिहाइड आपको मिलता है, आपको एल्डिहाइड आपने डिटेक्ट किया, वो एल्डिहाइड आया, तो आप एल्डिहाइड का केवल एक कन्फर्मेटरी लिख करके नहीं काम कर सकते, आपको एटलीस्ट 2 दे देने चाहिए। सबसे पहले आपने 2,4 DNP के साथ दिया, 2,4 DNP पे आपने देखा कि आपका येलो पीपीटी आया या ऑरेंज पीपीटी आया, तो येलो पीपीटी या ऑरेंज पीपीटी आने से अगर आपका ये डिटेक्ट होता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, आइदर इट इज अल्कोहल, आइदर इट इज सॉरी एल्डिहाइड या फिर ये कीटोन है, तो अगर ऐसा आप देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 आपको कन्फर्मेटरी लिखने हैं। आप सिर्फ लिख दीजिए, सिर्फ टेस्ट डाल दीजिए, सिर्फ के साथ आप फेलिंग डाल दीजिए, 2 हो गए, आपको फिर टॉलिन करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने सिर्फ नहीं लिखा तो आप फेलिंग लिखिए, टॉलिन लिखिए या सिर्फ ऑल टॉलिन लिखिए। दैट मीन्स मोटी मोटी बात यह है कि आपको एटलीस्ट कितने कन्फर्मेटरी लिखने हैं फंक्शनल ग्रुप में, 2। तब आपकी एक्सरसाइज आपको कितने मार्क्स की मिलेगी, तब आपकी एक्सरसाइज आपको 6 मार्क्स की मिलेगी। ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी आपको केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करनी। अगर आप फेलिंग लिख रहे हैं तो आप फेलिंग का लिखिए, अगर आप टॉलिन कर रहे हैं तो टॉलिन का लिखिए, आप मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन कर रहे हैं तो आप उसका लिखिए, आप सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कर रहे हैं तो उसका लिखिए, आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कर रहे हैं फॉर कीटोन तो आप उसका लिखिए, कार्बोक्सिलिक कर रहे हैं तो आप स्ट्रीफिकेशन लिखिए, साथ ही साथ आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिखिए, ठीक है। फिनॉल कर रहे हैं तो आप न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट डालिए। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन में एटलीस्ट 2 कन्फर्मेटरी लिखने ही लिखने हैं, तभी आपका जो एक्सरसाइज है वो 6 मार्क्स का दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। कॉपी को आप बाइफरकेट करिए, जैसे आपको कॉपी मिलती है कि आप इतनी जगह पे टाइटेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप सॉल्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। औच पौच नहीं होना चाहिए, कॉपी बिल्कुल बाइफरकेटेड होनी चाहिए, अलग अलग दिखाई देना चाहिए कि आपने कहाँ पर किस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। अब बात आती है वाइवा की, तो वाइवा में मैंने एक तो बताया आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको एंड पॉइंट पता होना चाहिए क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आपको केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, आपको मोहर मिला है या आपको ऑक्जेलिक मिला है, डजेंट मैटर, आपको दोनों रिएक्शन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको मोलर मास पता होने चाहिए, सारे ही जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मोहर सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑक्जेलिक इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिनोफोर का यूज़ कर रहे हैं, तो सबके आपको मोलर मासेस पता होने चाहिए। उसके साथ में आपको कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से आना चाहिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, साथ ही साथ आपको मोलरिटी डिटर्मिनेशन के कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। सॉल्ट के अंदर आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट आपको, आपने जो कॉपी में लिखा है आपको वो याद होना ही चाहिए कि मैंने किस तरीके से, अगर मेरा 0 ग्रुप प्रेजेंट था तो आपका NH4Cl वाइट फ्यूम्स का टेस्ट या फिर आपको नेस्लर्स रीजेंट का टेस्ट विद रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप में आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है आपको बिल्कुल उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, आपने कौन सा टेस्ट किया है वो पता होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक मिलेगा तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या आप स्ट्रीफिकेशन टेस्ट के साथ कन्फर्मेटरी करेंगे। अगर आपको एल्कोहल मिलता है तो आप स्ट्रीफिकेशन रिवर्स लगा सकते हैं। एल्कोहल मिला, आपने एसिटिक एसिड उठाया, उसके साथ में आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और वाटर बाथ में आपने हीट किया उसे, थोड़ी देर के बाद में आपको फ्रूटी स्मेल आ गई एंड दैट्स इट, काम आपका हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि स्ट्रीफिकेशन आप दोनों जगह लगा सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक पे भी कर सकते हो और एल्कोहल पे भी कर सकते हो, दोनों जगह कर सकते हो। एल्कोहल के लिए अगर आप जाते हैं तो आप दूसरा टेस्ट अगर करना चाहें तो आप सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से कर दीजिए। और अगर आपका सेकंड आता है एल्डिहाइड और कीटोन का पेयर, तो एल्डिहाइड कीटोन पेयर की स्टार्टिंग आप हमेशा 2,4-DNP से करेंगे। 2,4-DNP के बाद में फेलिंग, टॉलिन एंड सिफ, 3 टेस्ट हैं आपके, किसके लिए 3 टेस्ट है आपके एल्डिहाइड के लिए, और कीटोन के लिए आप मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पर जाते हैं। अगर आपका आता है तो ये 4 फंक्शनल की बातें आपकी हो गई, इनको आप याद कर लें। इनको याद करने से आपको वाइवा के टाइम पे दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कुछ CBSE से दिए गए हैं कि आपको गुआवा के अंदर आपको उसका निकालना, ऑक्जेलिक एसिड का एक्सटेंट निकालना है। अगर आपने वहाँ से अलॉटेड जो भी हैं तो आपको बिल्कुल प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके से बनाया था। तो उसको आप पढ़ेंगे, उसकी आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, किस तरीके से आपने प्रोसीजर किया था वो पता होना चाहिए। फॉर सोयाबीन मिल्क हो या इलायची वाला प्रोडक्ट आपका प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, आपको अपना प्रोजेक्ट पता होना चाहिए। बट अगर आपने कोई टॉपिक बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने बायोमोलिक्यूल्स पे बनाया, तो आपको उस चैप्टर को प्रॉपरली तैयार करना है।
उसके बावजूद भी मैं सलाह देता हूं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई अब तक नहीं की है, अभी तक आप बाकी की थियरी में स्टक थे, आपने प्रैक्टिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, तो आपको ये सलाह रहेगी कि आप कम से कम एटलीस्ट एक चैप्टर तो तैयार करके आए ही आए वाइवा के लिए, क्योंकि वाइवा जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होता है और इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 ही हैं, एक आपका रिटन वर्क और दूसरा आपका वाइवा। रिटन वर्क की कॉपी में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन मिसमैच नहीं होना चाहिए कि कहीं पर आपने लिखा है कार्बोक्सिलिक और रिएक्शन आपने लिख रखी है एल्डिहाइड की, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वाइवा आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप एक टॉपिक एटलीस्ट एक चैप्टर आप तैयार करके जाएंगे कि मैं, अगर आप नहीं कुछ बता पा रहे हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को वाइवा के लिए तैयार किया था। ऑब्वियसली इंटरनल एक्सटर्नल बोथ द टीचर्स आर इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमेशा आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जज करेंगे कि आपको कितने मार्क्स वहाँ पे अलॉट होने चाहिए। तो ये सारी बातें हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आप उसका आंसर करूंगा। अगर आपको कहीं पर पीडीएफ चाहिए या फिर आपको कंटेंट चाहिए कि किस तरीके से राइटिंग करनी है तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी रिवर्ट करूँगा। और इस वीडियो के बाद से, क्योंकि जो थियोरेटिकल पोर्शन था वो मैंने काफ़ी दिनों से बंद कर रखा था यूट्यूब पे, तो अब यहाँ से अगर स्टार्टिंग हो रही तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके बोर्ड का पेपर जो 28 फरवरी को है उसके पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूँ और आपको थियोरेटिकल लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।